दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी धरती भी है जहां हर रोज आसमान से आग बरसती है, जहां माँओं के आंसू अब समंदर बन चुके हैं, जहां बच्चे खेलते नहीं बल्कि मलबे के ढेर में अपने माँ बाप को ढूंढते हैं। ये सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि वो दर्द है जो पूरी उम्मत मुस्लिम की रगों में धड़कता है। जी हाँ नाजरीन, आज हम बात करेंगे फिलिस्तीन की, एक ऐसी सरजमीन की जिसके हर झर्रे पर खून की खुशबू बस चुकी है। एक ऐसा वतन जिसे दुनिया ने सियासत का खेल बना दिया और मुसलमान सिर्फ दुआ बनकर रह गए। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फिलिस्तीन के लोग कैसे जिंदा हैं, ये इलाका हम सब के लिए इतना मुकद्दस क्यों है और जंग से पहले यहाँ की जिंदगी कैसी थी। क्या कभी फिलिस्तीन भी मुस्कुराता, गाता और रोशनियों से भरा हुआ मुल्क था? दोस्तों, फिलिस्तीनियों के लिए आज तक का एक बड़ा मिशन है ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला, जो दुनिया का सबसे बड़ा नौकाओं वाला काफिला है। ये काफिला अब कहाँ है? क्या ये गजा पहुंच चुका है या नहीं? और इस काफिले में शामिल पाकिस्तानी सीनेटर मुश्ताक अहमद खान इस वक्त कहाँ हैं? अजीज दोस्तों, ऐसी बहुत सी दिलचस्प बातें आज हम आपको फिलिस्तीन के बारे में बताएंगे। ये वीडियो हर मुसलमान के लिए बेहद अहम है, तो इसे मुकम्मल जरूर देखिए। और साथ ही एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें ताकि ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए आज इस मजलूम मुस्लिम मुल्क के सफर को शुरू करते हैं। फिलिस्तीन, जिसे बाकायदा तौर पर रियासत ए फिलिस्तीन कहा जाता है, मशरकी एशिया के जुनूबी मशरकी हिस्से में वाक़ है। इसके मशरिक में जॉर्डन, मगरिब में इसराइल और जुनूब में मिस्र की सरहद लगती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 रुकन ममालिक में से 145 मुल्कों ने फिलिस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया है। फिलिस्तीन का कुल रकबा तकरीबन 620 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसमें से करीब 52% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। ये पानी खूबसूरत दरियाओं, चश्मों और नालों की शक्ल में पूरे इलाके में बहता है, जो इस सरजमीन को कुदरती हुस्न बख्शता है। अगर बात की जाए फिलिस्तीन की आबादी की, तो 2023 की आखिरी मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ तकरीबन 56,83,000 लोग आबाद हैं। आबादी के लिहाज से फिलिस्तीन दुनिया में 163वें नंबर पर आता है। यहाँ आबादी की कसीफियत बहुत ज़्यादा है। हर मुरब्बा किलोमीटर में तकरीबन 731 अफराद बसे हुए हैं। मोहतरम नाजरीन, कभी फिलिस्तीन एक पुरअमन, खुशहाल और मुस्कुराता हुआ मुल्क था, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसराइल ने फिलिस्तीन के तकरीबन 80% इलाकों पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है। आज के नक्शे में फिलिस्तीन ऐसा लगता है जैसे वो फिलिस्तीन से ज़्यादा इसराइल बन चुका हो। फिलिस्तीन का दारुल हुकूमत यरूशलेम, कुद्स है, जिसे इसराइल भी अपना दारुल हुकूमत कहता है। यरूशलेम असल में इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। ये शहर बहर ए रूम, मेडिटेरेनियन सी और पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान वाक़ है। ये दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है और इसे 3 बड़े आसमानी मज़ाहिब, यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम, तीनों के लिए मुक़द्दस माना जाता है। फिलिस्तीन और इसराइल दोनों इस शहर को अपनी रियासत का हिस्सा मानते हैं, लेकिन इसराइल ने ज़बरदस्ती और नाजायज़ तौर पर कब्जा कर लिया है। शहर का बड़ा हिस्सा तबाही का शिकार है, मगर इसराइली साइड पर सरकारी दफ्तर और इंतजामात मुकम्मल हैं। यहीं मौजूद है बैतुल मक़दस, अल कुद्स, जिसे मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद तीसरा मुक़द्दस मकाम माना जाता है। इसी अहाते में मस्जिद ए अक्सा भी मौजूद है, जो मुसलमानों के लिए बेहद अहमियत रखती है। इस शहर का कुल रकबा 1256 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी तकरीबन 9 लाख के करीब है। फिलिस्तीन का सबसे बड़ा शहर है गजा, जहां मुल्क की इकलौती समुद्री बंदरगाह भी वाक़ है। गजा शहर जुनूबी किनारे से तकरीबन 76 किलोमीटर के फासले पर है। ये बहर ए रूम के खूबसूरत साहिल पर बसा हुआ शहर है और जुगराफियाई लिहाज से इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। जंगों और हमास के दिफाई ऑपरेशन से पहले यहाँ बड़े पैमाने पर नकल मकानी माइग्रेशन हुई थी। गजा का रकबा तकरीबन 45 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी 5,90,000 के करीब थी, लेकिन ये जंग से पहले की तादाद है।
इन जंगों से पहले फिलिस्तीन के लोग बेहद खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, वाकई एक अय्याश अरब मुल्क की तरह। यहाँ भी दुनिया की हर अच्छाई और बुराई मौजूद थी। फिलिस्तीन के बहुत से मर्द और औरतें दूसरे अरब ममालिक में मुकाम बदल चुके हैं। जंगों से पहले यहाँ रातों में डांस क्लब्स, प्राइवेट पार्टियाँ, बीच पर खुली महफिलें और बहुत कुछ देखने को मिलता था। दोस्तों, गजा में अस्पताल सिर्फ इलाज की जगह नहीं, बल्कि उम्मीद और मायूसी के बीच का एक मैदान है। दुनिया के किसी भी शहर में आप अस्पताल जाइए तो साफ सुथरी इमारत, नई मशीनें और डॉक्टरों की मुस्कान मिलती है। लेकिन गजा के अस्पताल टूटे हुए दरो दीवार, बिजली के बिना अंधेरे कमरे और जख्मियों की चीखों से भरे होते हैं। यहाँ डॉक्टर दिन रात काम करते हैं। अक्सर उनके पास दवाई खत्म हो जाती है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होते और कई बार तो सर्जरी के लिए रोशनी भी नहीं मिलती। सोचिए, एक डॉक्टर मोबाइल की टॉर्च जलाकर ऑपरेशन कर रहा है क्योंकि अस्पताल में बिजली नहीं। यहाँ हर बेड पर सिर्फ एक मरीज नहीं, बल्कि कई जख्मी एक ही बेड पर रखे जाते हैं। कभी कभी मरीज को यह भी नहीं मालूम होता कि वो खुद जिंदा है या अपने दोस्त के साथ मर चुका है। जख्मियों की पुकार। गजा के अस्पतालों में सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला मंजर बच्चों का होता है। छोटे छोटे मासूम जब दर्द से बिलबिलाते हैं तो उनकी चीखें दीवारों को हिला देती हैं। एक बच्चा डॉक्टर से कहता है, अंकल, क्या मैं अब दोबारा फुटबॉल खेल सकूंगा? लेकिन डॉक्टर की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसके दोनों पैर मलबे के नीचे दबकर खत्म हो चुके हैं। यहाँ जख्मियों से ज्यादा लाशें आती हैं। हर लाश के साथ एक कहानी होती है। कभी एक माँ अपने बच्चे को ढूंढती है, कभी एक बहन अपने भाई को, और अस्पताल की राहदारियों में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। औरतों की जद्दोजहद। दोस्तों, अगर आप गजा की औरतों को देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये औरतें सिर्फ माएँ नहीं, ये बेटियां, बीवियां और बहादुर सिपाही हैं। जब शहर पर बमबारी होती है तो ये औरतें अपने बच्चों को मलबे से निकालती हैं। जब घरों में खाने को कुछ नहीं होता तो ये औरतें आटे की एक रोटी को 5 बच्चों में बांटती हैं। और जब कोई जख्मी होता है तो ये औरतें खुद नर्स बन जाती हैं, खुद डॉक्टर, खुद सहारा। गजा की औरतें अपनी आंखों में आंसू छुपाकर अपने बच्चों को हौसला देती हैं। वो कहती हैं, बेटा डर मत, हम जिंदा हैं, हम आज़ाद हैं, हम मजबूत हैं। और यही अल्फाज बच्चों को फिर से उठने की ताकत देते हैं। मलबे में जिंदगी। दुनिया में शायद ही कोई और जगह हो जहां लोग मलबे के बीच जिंदगी गुजारते हों। गजा में हर दूसरा घर या तो टूटा हुआ है या मुकम्मल तबाह। लोग मलबे के नीचे से अपने कपड़े, बर्तन और पुरानी तस्वीरें निकालते हैं क्योंकि उनके पास यही यादें बची हैं। कभी कभी एक बच्चा मलबे के ढेर पर खड़ा होकर कहता है, ये मेरा कमरा था, यहाँ मैं सोया करता था। लेकिन अब वो कमरा सिर्फ पत्थरों का ढेर है। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि एक बच्चा अपने टूटे हुए खिलौनों को उठाकर खुश हो रहा है क्योंकि उसके पास खोने के बाद भी कुछ बचा है। यह है गजा की असली जिंदगी, एक मलबे के बीच चलती सांस। अब बात करते हैं उस मुकद्दस शहर की जो तीनों आसमानी मज़ाहिब के लिए सबसे अहम है। ये वही शहर है जहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत सारा रजी, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कब्रें मौजूद हैं। यहूदी भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते हैं और उन्हें अपना जद्द-ए-अज़ीम समझते हैं। इस मुक़द्दस शहर का नाम है अल खलील, हेब्रोन, यानी खलील उल्लाह, इब्राहीम का शहर। यही मौजूद है मस्जिद-ए-इब्राहीमी, केव ऑफ द पैट्रियार्क्स। ये मस्जिद 2 हिस्सों में तकसीम है। आधा हिस्सा मुसलमानों के पास और आधा यहूदियों के पास। अल खलील की आबादी तकरीबन 2,64,000 है। अब चलते हैं दुनिया के 5वें सबसे पुराने शहर नाब्लुस की तरफ। ये शहर अपने पुराने बाजारों, रवायती कल्चर और तारीखी विरसे के लिए मशहूर है। यहाँ के घर और गलियाँ देखने लायक हैं। इसका रकबा 286 मुरब्बा किलोमीटर और आबादी 1,75,000 के करीब है। बैतुल मक़दस के करीब एक और तारीखी शहर है बैतलहम। यहीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। ईसाइयों का पहला गिरजाघर भी यहीं मौजूद है। यहीं हज़रत उमर रजी
कि वो मस्जिद भी है जहां उन्होंने नमाज अदा की थी। इसी शहर में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाही मिली। बैतलहम का रकबा 1061 मुरब्बा किलोमीटर और आबादी तकरीबन 25,000 है। दोस्तों, इस सरजमीन पर कई हुकूमतें आईं और चली गईं, जिनमें यूनानी, फारसी, तुर्क और सलीबी हुकूमतें शामिल हैं। इस्लाम ने इस इलाके को 638 हिजरी में हज़रत उमर रजी के दौर में फतह किया था। उसके बाद सलीबी जंगें 1055 से 1291 तक जारी रहीं। फिर उस्मानी सल्तनत ऑटोमन एम्पायर ने इसे फतह किया। पहली जंग-ए-आज़म वर्ल्ड वॉर 1 में उस्मानी सल्तनत की शिकस्त के बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ कब्जा कर लिया। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान यहूदियों ने बड़ी तादाद में ज़मीनें खरीदना शुरू कीं। वो अमीर थे और दोगुनी कीमत देकर ज़मीनें ले लेते थे और बसते चले गए। दूसरी जंग-ए-आज़म में जब हिटलर ने यहूदियों का कत्लेआम शुरू किया तो बहुत से यहूदी फ़िलिस्तीन की तरफ भाग आए। फ़िलिस्तीनियों ने रहम दिखाया, उन्हें पनाह दी, मगर वक्त के साथ साथ वही यहूदी उनके घरों और ज़मीनों पर कब्जा करने लगे। आज भी इस लड़ाई की असल वजह बैतुल मक़दस जेरूसलम ही है। अरब और यहूदी कई जंगें लड़ चुके हैं, लेकिन इसराइल अक्सर फातिह रहा। 1947 में ये मसला संयुक्त राष्ट्र संघ में पेश किया गया और 15 मई 1948 को फ़िलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया और इजराइल बाकायदा तौर पर वजूद में आ गया। मगर जंग आज भी जारी है।